दुनिया के 206 देश पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा, इसे तय करती है आईओसी, माने कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। ये कमेटी मेंबर कंट्रीज की डेवलपमेंट, ऑनगोइंग कंडीशंस, फाइनेंशियल और सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए वोट्स देती है और सबसे ज्यादा वोट जीतने वाली सिटी ओलंपिक्स को होस्ट करती है। ओलंपिक गेम्स के लिए बिडिंग कम से कम 10 साल पहले ही हो जाती है ताकि बिड जीतने वाली कंट्री को तैयारी करने का मौका मिल सके। जी हाँ, 10 साल लग जाते हैं इस मेगा इवेंट की तैयारी करने के लिए। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 2032 ओलंपिक्स की बिड ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 16 दिनों के इस इवेंट के लिए किस लेवल की प्लानिंग और प्रिपरेशन की जाती है। साल 2011 में जापान ने ओलंपिक्स 2020 के लिए बिडिंग की थी और 2013 में 60 वोट से उसने ओलंपिक 2020 की बिड जीत भी ली। वैसे तो जापान इससे पहले भी 4 बार ओलंपिक्स होस्ट कर चुका है, पर इस बार जापान के लिए चुनौतियां ज्यादा थी और वो इसलिए क्योंकि बिड जीतने से 2 साल पहले ही एक मैसिव अर्थक्वेक की वजह से जापान के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे और उसे अब सिर्फ 7 साल में सब कुछ दोबारा बनाना था। जापान ने कैसे की ओलंपिक्स की तैयारी? जापान को पता था कि उसे क्या करना है। जापान गवर्नमेंट ने ओलंपिक्स के लिए कुछ नई कमेटीज बनाई और फिर इस पूरे इवेंट को नई और एग्जिस्टिंग कमेटीज में डिवाइड कर दिया। दोस्तों, ओलंपिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए 8 नए परमानेंट वेन्यूज, 10 टेम्पररी वेन्यूज और 25 एग्जिस्टिंग वेन्यूज इस्तेमाल किए गए। नेशनल स्टेडियम जापान को तोड़कर रीबिल्ड किया गया। स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई और इसमें 80,000 सीटें लगवाई गई। सिर्फ इस स्टेडियम को रीबिल्ड करने की ही कॉस्ट $1.4 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रही। यही नहीं, जिम्नास्टिक वेन्यू को भी 7,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्च से रीबिल्ड करवाया गया। इसके अलावा द बैडमिंटन प्लाजा पर 2,500 करोड़, एक्वेटिक सेंटर पर 4,000 करोड़ और वॉलीबॉल कोर्ट पर ही 2,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पर ये तो दोस्तों सिर्फ वो कॉस्ट है जो ओलंपिक बजट में जोड़ी गई। इस इवेंट के लिए टोक्यो सिटी की रोड्स और ब्रिजेस का रिकंस्ट्रक्शन, होटल्स की रेनोवेशन और नए पार्क्स को डेवलप करने की कॉस्ट तो इसमें शामिल भी नहीं है। जापान ने जब ओलंपिक्स की बिडिंग की थी तो उस समय इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 12 बिलियन से 15 बिलियन US आंकी गई थी। 2016 के ब्राजील ओलंपिक्स की कॉस्ट भी $15 बिलियन रही थी, लेकिन 2020 में कोविड के चलते इस इवेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ा, जिसकी वजह से 2020 ओलंपिक्स अब 2021 में हो रहे हैं और इसी कारण टोक्यो ओलंपिक्स की कॉस्ट भी $12 बिलियन से बढ़कर $28 बिलियन हो गई है, जिसमें से $900 मिलियन तो सिर्फ कोविड टेस्टिंग पर ही खर्च हुए हैं। कैसे तैयार होते हैं ओलंपिक विलेजेस? स्टेडियम कंस्ट्रक्शन और टोक्यो शहर को संवारने के बाद नेक्स्ट टास्क था ओलंपिक विलेज तैयार करना। दोस्तों, ओलंपिक विलेज वो जगह होती है जहाँ इवेंट्स के दौरान प्लेयर्स, कोच, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और मीडिया ठहरती है। गाइडलाइंस के मुताबिक विलेज वेन्यू से मैक्सिमम 50 किलोमीटर माने कि सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर ही हो सकते हैं और इन विलेजेस का इस्तेमाल किसी भी और पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। आईओसी की गाइडलाइंस के मुताबिक एक ओलंपिक विलेज में कम से कम 16,000 मेंबर्स के रहने की जगह होनी चाहिए। वहीं टोक्यो ओलंपिक विलेज की बात करें तो इसमें 90,000 से भी ज्यादा लोगों के रहने की जगह है और इसे बनाने में $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी खिलाड़ी या रिप्रेजेंटेटिव्स इन विलेजेस में ही रुकें। अगर कोई खिलाड़ी होटल में रहना चाहता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ एक रूम में सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को रहने की इजाजत होती है। खिलाड़ियों की हेल्प के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जो उनकी हर क्वेरी को रिजॉल्व करती है। इन विलेजेस के अंदर ही प्लेयर्स के लिए कॉफी हाउस, बैंक, मेडिकल स्पेस, ट्रेनिंग कोर्ट, जिम, हेयर सैलून, स्पा और मीडिया सेंटर बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस बार हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स के विलेज का डिजाइन ट्रेडिशनल जापानी स्टाइल में बनाया गया है, जिसके लिए जापान की स्पेशल वुड का इस्तेमाल किया गया है। ओलंपिक विलेज की सभी बिल्डिंग्स को इंडिगो ब्लू से पेंट किया गया है। विलेज के रेजिडेंशियल एरियाज 4 सेक्शन में डिवाइडेड है: सन, पार्क, पोर्ट और सी, और हर पार्ट की एक अलग और यूनिक कलर थीम है। इस ओलंपिक विलेज की मेन बिल्डिंग में 2 फ्लोर का एक मेन डाइनिंग हॉल बना हुआ है, जहां प्लेयर्स आकर खाना खाते हैं।
फूड मेन्यू प्लेयर्स के फोन ऐप पर मौजूद होता है और वो ऑर्डर भी फोन के जरिए ही कर सकते हैं। जिन खिलाड़ियों और ऑफिशियल टीम्स का मैच नहीं होता, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो टाइम से आकर खाना खा ले ताकि हॉल में ज्यादा भीड़ ना हो। प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए यहाँ 700 से भी ज्यादा फूड ऑप्शंस हैं, जिसमें दुनिया भर की वेज, नॉन वेज और ग्लूटेन फ्री फूड आइटम्स और क्विजीन्स शामिल होती हैं। प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को ड्रिंक करना भी अलाउड होता है, लेकिन सिर्फ अपने रूम में। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स के ज्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स टोक्यो सिटी में ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, लेकिन फुटबॉल मैचेस और मैराथन जापान की नॉर्दर्न सिटी सपारो में ऑर्गेनाइज किए जाने हैं, जिस वजह से यहाँ प्लेयर्स के लिए एडिशनल विलेजेस भी बनाए गए हैं। खिलाड़ियों की हर हरकत पर नजर रखती है आईओसी। ओलंपिक में एक ही दिन में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स एक साथ होते हैं, तो इसमें मैन पावर भी ज्यादा लगती है और सिक्योरिटी का भी खासा इंतजाम करना पड़ता है। हर वेन्यू पर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद होती है। इवेंट के दौरान प्लेयर्स को किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए वेन्यू की कई बार चेकिंग होती है। प्लेयर्स चीटिंग ना करें, इसके लिए हर जगह कैमरा लगे होते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की एक टीम हर वेन्यू पर प्लेयर्स की हेल्प के लिए मौजूद रहती है और मैचेस से पहले खिलाड़ियों का ड्रग टेस्ट भी किया जाता है। कहां से आता है ओलंपिक्स का रेवेन्यू? दोस्तों, इतना बड़ा इवेंट प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए बेतहाशा पैसा लगता है, तो जाहिर है ओलंपिक्स का रेवेन्यू सोर्स भी होगा। जी बिल्कुल है, और वो है इन गेम्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की सेल्स। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसे इस प्लेनेट के करोड़ों लोग लाइव देखते हैं। इसीलिए वेन्यू पर मीडिया के लिए अलग से एक सेंटर बनाया जाता है, जहां से मीडिया अपने अपने चैनल पर गेम्स की लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती है। दोस्तों, ओलंपिक गेम्स का 70% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग से ही आता है, जिसके लीगल राइट्स आईओसी के पास ही होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के अलावा 18% रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से आता है। ओलंपिक्स की स्पॉन्सरशिप के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं और सिर्फ टेंडर जीतने वाले ब्रांड्स ही ओलंपिक्स में अपने ब्रांड स्पॉन्सर कर सकते हैं। मेजबान करने वाली कंट्री ट्राई करती है कि वो अपने देश की टेक्नोलॉजी, आर्ट और इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। इसीलिए ओलंपिक्स में होस्ट कंट्री का फ्लेवर हमेशा कमाल का अनुभव देता है। आइए अब नजर डालते हैं टोक्यो ओलंपिक्स से जुड़े कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स पर। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बने हैं टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल। दोस्तों, ओलंपिक्स में होने वाले स्पोर्ट्स में 3 विनर चुने जाते हैं, जिन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। इन मेडल्स को तैयार करने की जिम्मेदारी होस्ट करने वाली कंट्री की होती है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में खिलाड़ियों को मिल रहे मेडल्स मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से ओलंपिक्स के लिए 5000 मेडल तैयार किए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में बांटे गए 1.5 लाख कॉन्डम। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाले इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सिर्फ स्पोर्ट्स के ही इवेंट्स नहीं होते, कई तरह के सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। इस बार भी टोक्यो ओलंपिक्स में HIV और सेक्सुअल डिजीजेस की अवेयरनेस फैलाने के मकसद से प्लेयर्स और सैलानियों में कॉन्डम बांटे जा रहे हैं और इस कैंपेन के लिए आईओसी और जेओसी ने 1.5 लाख कॉन्डम भी मंगवाए हैं। नई गेम्स की एंट्री। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी ऐड किया गया है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को अपनी लिस्ट में 18 न्यू इवेंट्स और 774 एथलीट्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी अपने खर्चे में ऐड करनी पड़ी। ओलंपिक्स के दौरान नो पब्लिक हॉलीडे। दोस्तों, यूं मान लीजिए कि जापान गवर्नमेंट के आधे से ज्यादा मैन पावर इस वक्त सिर्फ ओलंपिक्स में ही बिजी है। यहाँ तक कि पब्लिक पर इस दौरान कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं। ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी तक टोक्यो में कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा। भारत कब करेगा ओलंपिक्स की मेजबानी? दोस्तों, हमारा देश अब तक एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट कर चुका है, लेकिन भारत के ओलंपिक्स होस्ट करने में अभी वक्त है। भारत का 2048 से पहले ओलंपिक्स और 2032 से पहले पैरालंपिक्स होस्ट करने के चांसेस नहीं है, और अगर भारत ओलंपिक्स होस्ट करना